दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके होश उड़ा देगी। एक ऐसी लड़की जो अपने 7 साल के रिश्ते को पैरों तले रौंदकर अपने बचपन के दोस्त के पास भाग जाती है और फिर जब उसे अंजाम भुगतना पड़ता है तो वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को ही कसूरवार ठहराती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये दिल दहला देने वाली कहानी। कहानी शुरू होती है एक आदमी से जिसकी गर्लफ्रेंड जब एक एक्सक्लूसिव क्लब में काम करने लगी तो वो पूरी तरह से बदल गई। वो जब डे शिफ्ट से लौटती थी तो पूरी तरह से पीली और सन्न रहती थी, लेकिन जब नाइट शिफ्ट से वापस आती थी तो गुनगुनाती हुई आती थी। वो अपने होठों को चमकीले लाल रंग से रंगने लगी, टाइट सेक्सी स्कर्ट पहनने लगी, फिशनेट स्टॉकिंग्स पहनने लगी। हर सुबह जब वो घर आती थी उसका पूरा शरीर जल रहा होता था। उसके कॉलर बोन पर संदिग्ध लाल निशान होते थे। स्टॉकिंग्स थोड़ी फटी हुई होती थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जब उसने उससे कहा कि वो प्रमोशन के बिल्कुल करीब है और जल्द ही वो एक अमीर आदमी की तरह घर पर रह सकेगा, उसे क्लब में काम नहीं करना पड़ेगा, तो अचानक उसने उसकी तरफ ऐसी नजरों से देखा मानो वो उसे जिंदा जला देना चाहती हो। उसने अचानक अपनी आवाज ऊंची कर दी और चिल्लाते हुए कहा, सिर्फ यही नौकरी मुझे जिंदा महसूस कराती है। अगर तुमने एक बार फिर इसका जिक्र किया तो हमारे रिश्ते का अंत समझो। उसने उससे और कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। और फिर आया वो दिन जब उनकी सगाई की सेरेमनी थी। तभी अचानक उसका फोन वाइब्रेट करने लगा। वो एक पेड वीडियो का लिंक था जो किसी अनजान अकाउंट से भेजा गया था, जिसकी कीमत सिर्फ 88 युआन थी। उसके नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी थी, तुम्हारी पत्नी का सरप्राइज। उसका दिल अचानक धड़कने लगा। उसके दिमाग में गुस्सा उबलने लगा, लेकिन सबसे बढ़कर एक अजीब सी बुरी भविष्यवाणी ने उसे घेर लिया। उसने पेमेंट पासवर्ड डाला, वीडियो लोड होने लगा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, और फिर स्क्रीन रोशन हो गई। उसकी सांसें थम गई। स्क्रीन पर एक अंधेरा सा होटल था। उस कमरे में एक महिला थी। वो एक आदमी के ऊपर बैठी हुई थी और उसके साथ कुछ ऐसा कर रही थी जो किसी भी सजे धजे इंसान के होश उड़ा दे। वो चेहरा, अगर वो राख भी हो जाती तो भी वो उसे पहचान लेता। वो थी लू रुयान, उसकी होने वाली दुल्हन। और उस आदमी को भी उसने पहचान लिया जो उसके नीचे था। वो था इटो सेई, वो बचपन का दोस्त जिसे उसकी मंगेतर अपने दिल में छुपाए बैठी थी, जिसका कॉन्टैक्ट उसने कभी डिलीट नहीं किया था। उस पल उसे लगा जैसे उसका खून जम गया हो। पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया। सिर्फ उसकी तेज सांसें सुनाई दे रही थी। उसने ना तो कोई दीवार तोड़ी, ना ही उसी वक्त पागलों की तरह कोई प्रतिक्रिया दी, बल्कि उसने बड़े ही शांत भाव से उस वीडियो को सेव किया और फिर उसे अपने पीछे लगी बड़ी स्क्रीन पर डाल दिया। उसने कहा, 88 युआन का पूरा शादी का गिफ्ट, मैं सबको साथ में एंजॉय करने का न्योता देता हूँ। शुरू में तो रिश्तेदारों और दोस्तों को लगा कि ये शायद कपल के बीच का कोई मजाक है, लेकिन 10 सेकंड भी नहीं बीते थे कि सबके होश उड़ गए। सबसे पहले सांस उठी, चीखते हुए बोली, क्या तुम पागल हो गए हो? ऐसी कैसी चीजें दिखा रहे हो? उसकी चीख पूरे हॉल में गूंज गई। लगभग उसके कान के पर्दे फटने ही वाले थे। उसने ठंडी आवाज में कहा, मैंने वीडियो लगाई है, क्या तुमने ठीक से देखा नहीं? रुयान की बदनामी करने के लिए तुम ऐसी फर्जी वीडियो क्यों लगा रहे हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और उस समय भी लियू परिवार खुद को धोखा दे रहा था। उसने कहा, तुम्हें खुद पता है कि यह सच है या झूठ? या फिर तुम अपने ससुर से पूछ लो। वो कुछ और ही कहने वाला था कि उसके पिता जो उसके बगल में खड़े थे, उन्होंने बीच में टोकते हुए कहा, 6-1, क्या कर रहे हो? जल्दी से ये बंद करो। जो भी कहना था मुझसे चुपके में कह सकते थे। यहां सबके सामने ये नाटक क्यों कर रहे हो? पापा, मेरी इज्जत मेरी ही सगाई के पार्टी में पैरों तले कुचली जा रही है। क्या ये तुम्हारे बेटे की गरिमा से भी बढ़कर है? वहीं बैकस्टेज में आराम कर रही लियू रुयान ने भी ये शोर सुन लिया। उसके बाल बिखरे हुए थे। वो आंसू बहाते हुए दौड़ती हुई आई। वो चिल्लाई, वांग 6-1, तुम क्या पागलपन कर रहे हो? वो वीडियो फर्जी है। किसी ने एआई से चेहरा बदला है। वांग 6-1, क्या तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो? उसकी सास ने उसे गले लगा लिया और उसकी तरफ उंगली उठाते हुए चिल्लाने लगी, देखो इस वांग 6-1 को, ये सिर्फ सगाई तोड़ना चाहता है, इसलिए एआई चेहरा बदलकर मुयान के खिलाफ साजिश कर रहा है। मेरी रुयान कितनी बदकिस्मत है। उसने ठंडी नजरों से इस बदसूरत परिवार के नाटक को देखा बिना कुछ कहे, बल्कि उसने अपनी जेब से एक और स्पेयर फोन निकाला। उसने क्लाउड ड्राइव लिंक खोला। उसने कहा, क्या ये भी एआई मैनिपुलेशन है? फिर से उसने अपने फोन की स्क्रीन लगा दी। वहां लियू रुयान की जैसी भी तस्वीरें थी, वो सब थी। उसकी और इटोसेई की अंतरंग तस्वीरें, यूनिवर्सिटी से लेकर पिछले हफ्ते तक की, यहां तक कि वो होटल भी जो वीडियो में दिख रहा था। उसने तस्वीर की डिटेल इंफॉर्मेशन भी खोल दी। तस्वीर लेने का समय और जगह साफ साफ लिखा था। उसने कहा, मिस लू, तुम्हारे फोन की ये तस्वीरें भी एआई से बनाई हुई हैं क्या? लियू रुयान का रोना अचानक थम गया। वो उसके फोन स्क्रीन को घूरती रह गई। उसके चेहरे का रंग आंखों देखते ही फीका पड़ने लगा, बिल्कुल कागज की तरह सफेद हो गया। उसने फिर कहा, और ये रहे तुम्हारे और इटोसेई के होटल बुकिंग के रिकॉर्ड, पिछले 1 साल में कुल 23 बार। क्या मैं तुम्हें पढ़कर सुनाऊं? 23 जनवरी शाम 5:37 साउथ सिटी बुटीक होटल का कपल स्वीट। बस करो। लियू रुयान का शरीर डगमगाया और वो फर्श पर गिर पड़ी। उसी पल उसके ससुराल वालों की गालियों का सैलाब भी थम गया। वो अपनी बेटी की तरफ अविश्वास से देख रहे थे, फिर उसकी तरफ, और वहां मौजूद सभी मेहमान अपने फोन निकालकर ये शो देखने लगे। अब और क्या कहना बाकी रह गया था? उसने एक शब्द कहा, निकलो। बस तभी एक नोटिफिकेशन ने उसके फोन की स्क्रीन रोशन कर दी। वो था इटोसेई का मैसेज, लगता है तुम्हें अभी भी एहसास नहीं हुआ कि ये सिर्फ शुरुआत है। उसने उस मैसेज को बिना कुछ कहे डिलीट कर दिया। उस रात वो कंप्यूटर के सामने बैठ गया और उसने एक साधारण सा स्क्रिप्ट लिखा। उसने वो 88 युआन वाला वीडियो लिया, उसके प्राइवेट पार्ट्स पर मोज़ेक लगाया
उसमें इटोसेई के उस अहंकारी वाक्य को जोड़ा, धन्यवाद दहेज की कीमत चुकाने के लिए, और उसे 15 सेकंड का शॉर्ट वीडियो बना दिया। ये वीडियो और लियू रुयान व इटोसेई के होटल रिकॉर्ड्स के स्क्रीनशॉट्स सब कुछ एक साथ लोकल फोरम, गॉसिप ग्रुप्स और शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड कर दिए। उसने अपनी कोई भी जानकारी इस्तेमाल नहीं की, सारी आईपी एड्रेस फ्री प्रॉक्सी के जरिए विदेश भेज दी, और सिर्फ 1 युआन खर्च करके उसने कुछ मार्केटिंग अकाउंट्स को हायर किया जिन्होंने उन कंपनियों पर सटीक निशाना साधा जहां लियू रुयान और इटोसेई काम करते थे। एक थी पीआर मैनेजर जो अपने पति को धोखा देती है, और दूसरा था हाई लेवल एग्जीक्यूटिव जो शादीशुदा महिलाओं का फायदा उठाता है। पैसे के दम पर ये दोनों ट्रेंड धीरे धीरे फैलने लगे। शुरू में सिर्फ एक छोटे से दायरे में ही चर्चा हुई, लेकिन जल्द ही एक करोड़ों फॉलोअर्स वाले गॉसिप ब्लॉगर ने उस वीडियो को रीट्वीट कर दिया। फिर तो जैसे पब्लिक ओपिनियन का पहाड़ टूट पड़ा। एक बार लोटा फिर कभी नहीं रुकता। लियू रुयान के सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्सपोज हो गए। उसने पहले जितनी भी प्यारी प्यारी तस्वीरें डाली थी वो अब सबके लिए मजाक बन गई थी, और इटोसेई की कंपनी के ऑफिशियल अकाउंट के नीचे हजारों सवाल और मजाक उमड़ पड़े। लोग बोलने लगे, तुम्हारी कंपनी के मैनेजर अपने ही लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमने तुम्हारे ग्रुप के प्रोडक्ट्स खरीदने में जो पैसे खर्च किए वो ये लोग होटल के कमरों में उड़ा रहे हैं। ऐसी बड़ी कंपनियां अपनी ब्रांड इमेज को बहुत वैल्यू देती हैं। नेगेटिव पब्लिसिटी उनके लिए जहर से कम नहीं होती। अगले दिन सुबह 9 बजे जैसी उम्मीद थी, इटोसेई की कंपनी की वेबसाइट पर फायरिंग का ऐलान आ गया। ठंडे शब्दों में उन्होंने उससे सारे संबंध तोड़ लिए। लगता है कि इटोसेई को उसी जॉब प्लेस से बेरहमी से निकाल दिया गया जिस पर उसे इतना गुरूर था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इस सब की वजह से लियू रुयान भी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठी और उसका मंगेतर भी अपनी इज्जत खो बैठा। शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसी रात बहुत देर रात उसने उसे फोन किया। दूसरी तरफ लंबे समय से दबाए रोने की आवाज आ रही थी। वो बोली, सिक्सुआन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हारी गुलाम की तरह सेवा करूंगी, बस मुझे माफ कर दो। वो चुपचाप सुनता रहा, और उसके रोने के बीच में उसने साफ सुना कि फोन के दूसरी तरफ एक औरत की चिड़चिड़ी आवाज थी जो कह रही थी, देख लिया क्या कर दिया तूने, अब तो अच्छे से अच्छे हो गए, वो एटीएम जा चुका, जो घर तेरे हाथ में था वो भी गया। ये थी लियू रुयान की माँ। उसने एक शब्द नहीं बोला, सीधा फोन रख दिया और तुरंत ही लियू रुयान के हर कॉन्टैक्ट तरीके को ब्लॉक कर दिया। लेकिन वो लगभग भूल ही गया था कि उसके साथ एक घर भी है। उस वक्त सेकंड हाउस पॉलिसी से बचने के लिए उसने लियू रुयान की फर्स्ट हाउस क्वालिफिकेशन इस्तेमाल की थी, लेकिन असल में उस घर के ज्यादातर पैसे उसी ने लगाए थे। अब वो लोग उसी को ठगने की सोच रहे थे, तो वो ऐसे कैसे होने देता। उसने तुरंत रियल एस्टेट एजेंट को फोन किया और कहा कि जो घर उनका होने वाला था उसे बेच दो, जितनी जल्दी उससे निजात मिले उतना अच्छा। अगली सुबह तक उसका नाम उसके वीचैट फ्रेंड रिक्वेस्ट में आ गया। जाहिर है उसे एहसास हो गया था कि उसने उसे डिलीट कर दिया है। लेकिन जब वो अपने माता पिता के घर लौटा तो उसने देखा कि वो पहले से ही वहां इंतजार कर रही थी। लियू के माता पिता भी आ चुके थे। लियू रुयान की आंखें लाल थीं, उसके चेहरे पर अभी भी सूखे हुए आंसुओं के निशान थे। जैसे ही उसने उसे देखा वो उसकी तरफ लपकी और बोली, सिक्सुआन, तुमने मेरा वीचैट क्यों डिलीट कर दिया? तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया है। मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, मैं तो मरी जाती हूँ डर के मारे। उसने बिना किसी भाव के उसकी तरफ देखा जैसे कोई अनजान इंसान हो। तब लियू आंटी ने अपनी बेटी को जोर से पकड़ा और उसकी तरफ नफरत भरी नजरों से देखते हुए बोली, बस यही पुरानी बकवास है, फोन नहीं उठाता, गायब हो जाता है, एक छोटी सी बात पर रिश्ता तोड़ रहा है। क्यों तोड़ू? आप खुद वजह जानते हो। क्या वीडियो काफी साफ नहीं था? क्या दोबारा दिखाऊं? लियू रुयान का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। उसने उसकी बाह पकड़ ली और बड़ी हड़बड़ी में बोली, तुम वैसा नहीं सोच रहे हो जैसा है, मैं समझा सकती हूँ। उस दिन मैंने बस थोड़ी शराब पी ली थी। उसने ठंडे मिजाज से उसकी तरफ देखा और कहा, ब्रेकअप? मैं सच कह रहा हूँ, अब हमारे बीच कहने के लिए कुछ नहीं बचा, बस कुछ प्रॉपर्टी के इशू बाकी हैं। उसने हर शब्द साफ साफ बोला। वो घर जो हमने साथ में शादी के लिए खरीदा था उसे बेचना पड़ेगा। मैंने पहले ही रियल एस्टेट एजेंट से कांटेक्ट कर लिया है। जैसे ही घर का जिक्र आया, लियू रुयान और उसकी माँ के चेहरे पूरी तरह बदल गए। वो घर उनके रिश्ते की आखिरी कड़ी था और उनकी पूरी जमा पूंजी खर्च करके हासिल किया गया सहारा भी। लियू रुयान की माँ चिल्लाई, किस हक से तू अपने आप फैसला ले रहा है? ये घर रुयान के नाम पर है, हमने 3 लाख का डाउन पेमेंट दिया है, तेरा इसमें क्या लेना देना? लियू रुयान ने भी उसका हाथ जोर से पकड़ लिया और रोते हुए बोली, सिक्सुआन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो हमारा घर है, हमने वहीं शादी करने का वादा किया था, हम वहां पूरी जिंदगी बसाने वाले थे, क्या तुम भूल गए? उसने बड़े शांत भाव से अपना हाथ वापस खींच लिया और बोला, एक घर जिसे तुम किसी दूसरे आदमी के लिए इतनी आसानी से छोड़ सकती हो, वो कैसा घर? कैसा घर वो? फिर उसने लियू आंटी की तरफ ठंडी पैनी नजरों से देखते हुए कहा, आंटी आप सही कह रही हैं, घर का कागजात लियू रुयान के नाम पर है, सिर्फ उसके नाम पर। जब हमने घर खरीदा था तो सेकंड हाउस पॉलिसी से बचने के लिए हमने ऐसा किया था। मेरे नाम पर पहले से ही मेरे माता पिता का पुराना घर था, इसलिए हमने उसकी फर्स्ट हाउस क्वालिफिकेशन इस्तेमाल की। मैंने उस पर भरोसा किया और ये मान लिया कि सिर्फ उसका नाम लिखा जाए। लेकिन 1.2 मिलियन के डाउन पेमेंट में से तुम्हारे परिवार ने 3 लाख दिए और मैंने 9 लाख दिए, जिसमें से 7 लाख मेरी अपनी जीवन भर की बचत थी और 2 लाख मेरे माता पिता ने दिए थे। हर ट्रांसफर का रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट, सब कुछ मैंने रखा हुआ है। लियू आंटी का अहंकार आधा हो गया। उसने उसकी तरफ ध्यान न देते हुए आगे कहा, डाउन पेमेंट के अलावा पिछले 2 साल की होम लोन की किस्त 12,000 हर महीने अकेले मैंने भरी है। रिनोवेशन के 5 लाख मैंने खर्च किए, वो भी मैंने दिए। इन सब के पक्के सबूत मेरे पास हैं। अब अगर हमारे रिश्ते खत्म होते हैं तो घर लियू रुयान के पास रह सकता है, लेकिन उसे मेरे द्वारा लगाए गए हर पैसे को ब्याज सहित वापस करना होगा, एक पैसा भी कम नहीं। 9 लाख डाउन पेमेंट, 2 साल की 24 किस्तें 2,88,000 और 5 लाख रिनोवेशन, कुल मिलाकर 1.688 मिलियन। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। लियू रुयान और उसकी माँ उसे मुंह फाड़े देख रही थी, जैसे उन्होंने उसे पहली बार देखा हो।
उनके मन में वो हमेशा एक वफादार बॉयफ्रेंड था जो लियू रुयान का अंधेरा मानता था। उन्हें लगा कि बस 7 साल के रिलेशनशिप का नाम लेकर थोड़ा रो धोकर वो नरम पड़ जाएगा और मान जाएगा। लेकिन उन्होंने ये कभी सोचा नहीं था कि वो इस बार इतना शांत, इतना पक्का और हिसाब भी इतना साफ रखेगा। लियू आंटी बोली, 6-1 तू बहुत क्रूर है। हमारी रुयान ने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे 7 साल तुझे दे दिए, तू उससे ऐसे हिसाब कैसे लगा सकता है? आंटी इंसाफ की बात करते हैं। आज अगर मैं धोखा देता तो आप मुझे एक पैसा भी नहीं ले जाने देती, है ना? फिर जब आपकी बेटी गलती करती है तो मैं क्रूर कैसे हो गया? वो तो सिर्फ एक गलती थी, वो तो सिर्फ दोस्तों के बीच का एहसान था। तू बात का बतंगड़ बना रहा है। उसने सिर्फ सिर हिलाया, उसने सही गलत की बहस करना छोड़ दिया। तो फिर अब और कहने को कुछ नहीं, भलाई से अलग हो जाते हैं। 1.688 मिलियन, या तो मुझे पैसे दे दो और घर तुम्हारा रहेगा, या घर बेचने को राजी हो जाओ और जितना निवेश किया उसी अनुपात में बांट लेंगे। लियू रुयान आखिरकार हिल गई। उसने आंसू बहाते हुए सिर हिलाया। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें इतने पैसे कहाँ से दूं? मुझसे ऐसा मत करो, हमारा ब्रेकअप मत करो। हाँ, मुझसे गलती हो गई, सच में गलती हो गई। चलो फिर से सगाई की पार्टी करते हैं, प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। उसका रोना काफी दयनीय लग रहा था। अगर पहले होता तो वो शायद उसे दिलासा देते हुए गले लगा लेता, लेकिन अब उसका दिल चट्टान की तरह सख्त हो चुका था। उसने कहा, अगर पैसे नहीं है तो घर बेच दो। नहीं, घर नहीं बेचा जा सकता। वो रुयान की शादी वाला घर है, उसने ताने के स्वर में कहा। शादी वाला घर? जिससे ये शादी करने वाली है वो मैं भी नहीं हूँ, तो शादी वाला घर किस लिए रखूं? इटोसेई के रहने के लिए? लियू रुयान का चेहरा और भी सफेद पड़ गया। वो रुआं से स्वर में चिल्लाई, 6-1 तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? क्या मैं तुम्हारी नजरों में ऐसी ही हूँ? तब उसके पिता, जो अब तक चुप थे, बोल उठे। वो उठे और लियू रुयान की माँ और बेटी के पास गए और बहुत शांत लेकिन अटल स्वर में बोले, मैडम, मेरा बेटा बहुत साफ हो गया। हमारा परिवार चीजों को बहुत ज्यादा बदतर नहीं बनाना चाहता, लेकिन हम बिना मतलब के नुकसान भी नहीं उठाएंगे। वो घर हम दोनों परिवारों की संयुक्त मेहनत का फल है। अब जब हम साथ नहीं रह सकते तो निवेश के अनुपात में बांट लेना बिल्कुल सही और इंसाफ है। अगर आप राजी हैं तो हम बैठकर शांति से बात कर सकते हैं, वरना फिर कोर्ट के सिवा कोई रास्ता नहीं। इससे किसी का भला नहीं होगा। उसके पिता की बातों ने लियू आंटी की मानसिक रक्षा की आखिरी लाइन तोड़ दी। वो जानती थी कि उसका परिवार सच में केस कर सकता है और उनके पास सबूत भी हैं। उनकी हार पक्की थी। आखिर में न सिर्फ उन्हें एक पैसा भी नहीं मिलता, बल्कि उन्हें और भी नुकसान उठाना पड़ता। भले ही लियू आंटी को नामंजूर था, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने सिर्फ सिर हिला दिया। लियू रुयान उसे अविश्वास से घूर रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका इतना अच्छा लड़का इतना क्रूर और निर्दयी हो सकता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिस पल उसने अपनी ही सगाई की पार्टी में उसे छोड़कर इटोसेई के पास भागने का चुनाव किया था, तब से सब कुछ बर्बाद हो चुका था। कुछ ही देर में एक नए शादीशुदा कपल ने वो घर बुक कर लिया। घर बेचने के पैसों में से लियू रुयान के 3 लाख निकाल दिए गए और काफी बड़ी रकम बची। यही उसके नए सिरे से शुरू करने की पूंजी बन गई। उसने पूरे 1 साल कंस्ट्रक्शन में काम करते हुए बिताया। उसने बिल्डिंग मटेरियल और डेकोरेशन इंडस्ट्री की काफी जानकारी हासिल कर ली थी। कुछ भरोसेमंद सप्लायर और कंस्ट्रक्शन टीम से भी मुलाकात हो गई थी। उसने सोचा कि शायद अब वो अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकता है। अपने सबसे अच्छे दोस्त की सिफारिश पर उसकी मुलाकात होनन ग्रुप के मिस्टर साउ से हुई। मिस्टर साउ हाल ही में एक रिनोवेशन टीम की तलाश कर रहे थे। कई डिजाइन फर्मों से बात कर चुके थे, लेकिन किसी से संतुष्ट नहीं थे। लेकिन उसके प्रस्ताव से वो तुरंत प्रभावित हो गए। मिस्टर साउ ने सीधे कहा कि वो एक अलग रिनोवेशन ब्रांच खोलना चाहते हैं और वो उनके साथ ब्रांच के जनरल मैनेजर के तौर पर काम करे। उसने हाँ कर दी। अगले दिनों में वो पूरी तरह से नई कंपनी की तैयारियों में जुट गया। कंपनी रजिस्टर करना, ऑफिस स्पेस किराए पर लेना, कर्मचारी रखना, सब कुछ जीरो से शुरू। 15 दिनों के बाद जंजन जॉन रेजिडेंसी का भव्य उद्घाटन हुआ। ऑफिस एक हाई एंड बिजनेस बिल्डिंग में था। डेकोरेशन स्टाइल सिंपल लेकिन एलिगेंट था। हर छोटी से छोटी डिटेल डिजाइन से भरी हुई थी। उद्घाटन के दिन मिस्टर साउ खुद आए और रिबन कटिंग की। उन्होंने बिजनेस वर्ल्ड के कई दोस्तों और मीडिया के पत्रकारों को भी बुलाया। नजारा काफी भव्य था। ब्रांच के जनरल मैनेजर के तौर पर वो मंच पर भाषण देने गया। इस समय वो आदमी नहीं रहा था जो प्यार के लिए अपनी नाक रगड़ता था, बल्कि एक उद्यमी था जो अपने बिजनेस और भविष्य पर नियंत्रण रखता था। लेकिन उद्घाटन समारोह खत्म होते ही एक अनपेक्षित मेहमान आ गया। वो थी लियू रुयान। वो नशे में थी। उससे तेज शराब की बदबू आ रही थी। उसके बाल अस्त व्यस्त थे। जैसे ही उसने उसे देखा, उसकी आंखें लाल हो गईं। 6-1 आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। वो उसे गले लगाने के लिए लपकी। उसने एक किनारे हटकर उसे बचा लिया। वो हवा में लड़खड़ाकर फर्श पर गिर पड़ी। वो फर्श पर पड़े पड़े रोने लगी और चिल्लाने लगी, तुम मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं देते? मेरे फोन क्यों नहीं उठाते? उसकी आवाज ने वहां मौजूद सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। मिस्टर साउ ने माथा सिकोड़कर उसकी तरफ देखा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये औरत उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी शर्मिंदगी करा रही थी। मिस्टर साउ ने झुंझलाते हुए पूछा कि ये औरत कौन है? उसने हताशा में जवाब दिया, ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। वो झुककर लियू रुयान को उठाने लगा, लेकिन लियू रुयान ने उसका हाथ छोड़ दिया और उसकी पैंट को जोर से पकड़ लिया। बेसुध होकर रोने लगी। 6-1 प्लीज मुझे मत छोड़ो। मैं सच में मान गई कि मुझसे गलती हुई। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती। उसके इस अंदाज ने उसे एक त्यागी हुई रखेल की तरह दिखाया, जिससे आसपास और भी कानाफूसी होने लगी। जब उसने देखा कि वो बिल्कुल अप्रभावित है, तो लियू रुयान ने तुरंत अपना रुख बदला। उसने उसकी तरफ उंगली उठाई और अपने आसपास के लोगों से रोते हुए शिकायत करने लगी, देखो सब लोग, यही वो आदमी है। इसने 7 साल के रिश्ते के बाद मुझे दूसरी औरत के लिए छोड़ दिया। इसने न सिर्फ हमारे सपनों का घर बेचा, बल्कि मुझे सीधे घर से भी निकाल दिया। ये बेरहम है, बिना दिल का। ये तो चेन शिमेई है। चेन शिमेई एक प्रसिद्ध चरित्र है जो अपनी पत्नी को छोड़ देता है। लियू रुयान की बातों ने पूरे प्लेस पर बम की तरह असर किया।
सबकी नजरें उस पर टिक गईं। निंदा के तीर बरसने लगे। मिस्टर साव का चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया। सिर्फ उनके कॉमन दोस्तों को ही पता था कि सगाई की पार्टी में क्या हुआ था, और वो भी सिर्फ कुछ बातचीत के टुकड़े थे। लियू रुयान इतनी हिम्मत इसलिए कर रही थी क्योंकि वो जानती थी कि यहाँ मौजूद लोगों में से कोई भी उन खोखली बातों पर यकीन नहीं करेगा। उसने सोचा अगर वो ठीक नहीं हो सकती तो आज वो उसकी इज्जत गंवा देगी ताकि वो भी चैन से ना रहे। गुस्से से वो कांपने लगा। उसे लगा जैसे उसके सीने पर कोई बोझ रख दिया गया हो। उसने बेशर्म लोग देखे थे, लेकिन उसके जितना बेशर्म कभी नहीं देखा था। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने पर मजबूर हो गया। उसने फर्श पर पड़ी लियू रुयान की तरफ देखा जो नखरे कर रही थी। लियू रुयान, क्या तुम सच में यहाँ सबके सामने सब कुछ साफ करना चाहती हो? उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें कंपाने वाली ठंडक थी। लियू रुयान ने उसकी तरफ देखा और उसका रोना धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन फिर भी वो उसे गालियां दे रही थी। उसने सिर हिलाया और अपना फोन निकालकर एक वीडियो खोल दिया। ये उस घर के लिविंग रूम में लगे सिक्योरिटी कैमरे की रिकॉर्डिंग थी जो उनका शादी का घर होने वाला था। असल में उसने वो चोरी रोकने के लिए और रिनोवेशन का काम देखने के लिए लगाया था। उसने वो डिलीट भी कर दिया था, लेकिन घर बेचने से पहले किसी वजह से उसने कुछ क्लिप्स बैकअप कर लिए थे। उसने अपने फोन को हॉल की बड़ी स्क्रीन से जोड़ दिया। जब मेरी एक्स गर्लफ्रेंड कह रही कि मैं बेवफा हूं तो मैं सबको दिखाता हूं कि असली बेवफा कौन है। वीडियो चलने लगा। पहला सेगमेंट दिखा रहा था जब लू रुयान और इटोसेई लिविंग रूम के सोफे पर बैठे हैं। इटोसेई कह रहा है, रुयान, क्या तुम सच में वांग सिक्सवान से शादी करने वाली हो? वो तो बहुत उबाऊ है, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। लू रुयान जवाब देती है, मैं क्या करूं, वो मेरे साथ अच्छा है, और हाँ, हम इतने सालों से साथ हैं, हमने शादी के लिए घर भी खरीद लिया। इटोसेई कहता है, तुम्हारे पास वो सब तो है, लेकिन तुम्हारी आत्मा तो अकेली है, सिर्फ मैं ही तुम्हें समझता हूँ। ये कहते हुए लियू रुयान का हाथ पकड़ लेता है। लियू रुयान अपना हाथ नहीं हटाती, बल्कि उसके कंधे पर झुक जाती है और कहती है, अचेंग, कभी कभी तो सच में मैं तुम्हारे साथ सब कुछ छोड़कर चलना चाहती हूँ। इटोसेई कहता है, तो फिर उसकी शादी का प्रस्ताव ठुकरा दो। वो घर तो तुम्हारे नाम पर नहीं है, कुछ और मीठा बोलो, उसकी चापलूसी करो, घर का अधिकार भी हासिल कर लो, फिर हम उसे निकाल बाहर करेंगे और हम दोनों खुलेआम साथ रह सकते हैं। हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। सब लोग स्क्रीन की तरफ मुंह खोले देख रहे थे, फिर फर्श पर पड़ी लियू रुयान की तरफ। लियू रुयान का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। वो नहीं रुका। उसने दूसरा वीडियो चलाया। ये उनकी सगाई की पार्टी से एक रात पहले का था। उसे उस दिन प्रोजेक्ट की वजह से ऑफिस में देर रात तक काम करना पड़ा था। वीडियो में इटोसेई सीधे दरवाजे से अंदर आता है और लियू रुयान उससे गले मिलती है, सोफे पर हाथ चूमती है और फिर बदतमीजी करने लगती है। लियू रुयान थोड़ी नाराज जरूर दिखती है, लेकिन उसका शरीर सच में इटोसेई से चिपक जाता है। इटोसेई मुस्कुराकर उसे और भी गहराई से चूमता है। पूरा प्लेस फट पड़ा। जो तिरस्कार की नजरें पहले उस पर थीं, वो अब लियू रुयान के प्रति घृणा और निंदा में बदल चुकी थी। लियू रुयान पूरी तरह अवाक थी। वो उसके फोन को ऐसे देख रही थी मानो उसके मुंह में अंडा आ गया हो। आवाज नहीं निकल रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी सबसे प्राइवेट और सबसे बदसूरत साइड उसके द्वारा सबके सामने ला दी जाएगी। उसने वीडियो बंद किया और ऊपर से लियू रुयान को देखा। अब क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवफा हूँ? वो गुस्से से कांपते हुए उसकी तरफ उंगली उठाकर बोली, तुम मेरी जासूसी कर रहे थे, तुम एक विकृत हो। उसने जवाब दिया, अगर मैं थोड़ा विकृत ना होता तो तुम्हारे दिए हुए सींगों वाली टोपी पहनकर तुम्हारे साथ मंडप में चढ़ जाता और फिर अपनी कमाई का पैसा तुम और तुम्हारे बॉयफ्रेंड होटल के कमरों में उड़ाते। लियू रुयान उसके सामने बेबस होकर फर्श पर गिर पड़ी और हताशा में सिसकने लगी। उसने उस तरफ ध्यान देना बंद कर दिया और हॉल में मौजूद सब लोगों से मुखातिब हुआ। प्यारे मीडिया दोस्तों, मैं जानता हूँ आपको न्यूज़ चाहिए, कोई बात नहीं, मैं देता हूं आपको। उसने अपने फोन से वो सिक्योरिटी वीडियो और वो अश्लील चैट मैसेज ब्लूटूथ के जरिए वहां मौजूद हर पत्रकार को भेज दिए। यहां तक कि उसने हेडलाइंस भी सोच रखी थी। शादी से एक रात पहले दुल्हन और उसके बॉयफ्रेंड की आत्माओं की एकता, या साला का बेस्ट फ्रेंड तुम्हारी बीवी के साथ सोता है और ऊपर से तुम उसका एहसान मानो। पत्रकार तुरंत पागल हो गए। एक के बाद एक अपने फोन में झांकते रहे। उनके चेहरे पर उत्साह और हैरानी थी। लियू रुयान उसे घूर रही थी, गुस्से से कांप रही थी। उसने ठंडे मिजाज से उसकी तरफ देखा और बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलवा लिया। उन्होंने लियू रुयान को ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया। उसकी दयनीय हालत को तमाम लोगों के सामने ला दिया। एक नाटक आखिरकार खत्म हुआ। उसने मुड़कर सब मेहमानों को प्रणाम किया और माफी मांगी। मेहमानों ने उसे ज्यादा नहीं टोका, बल्कि तालियों की गड़गड़ाहट हुई, लेकिन उसके दिल में कोई खुशी नहीं थी। लोगों के सामने अपना सबसे असहनीय घाव दिखाना असल में आत्मचोट का एक तरीका था, लेकिन लियू रुयान से पूरी तरह निजात पाने के लिए ये सब कुछ करना उचित था। उसके बाद से उसने कभी लियू रुयान की कोई खबर नहीं सुनी। अगली बार जब उसने लियू रुयान की खबर सुनी तो उसे 6 महीने हो चुके थे। उस समय उसकी कंपनी के ऑर्डर अचानक बढ़ गए थे। मिस्टर एसएओ खासे मूड में थे और उसके लिए उनकी तारीफ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। यहाँ तक कि उन्होंने उसे अपनी बेटी एसएओ आइंजे से भी मिलवाया। उनका रिश्ता बहुत ही स्थिर रूप से आगे बढ़ रहा था। लेकिन ठीक उस दिन से पहले जब वो प्रपोजल की तैयारियों में व्यस्त था, फोन बजा। क्या आप श्री वांग सिक्सवान हैं? हम वेस्ट सिटी पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं। आपकी एक्स गर्लफ्रेंड लियू रुयान उस बिल्डिंग की छत से गिर गई जहां आप पहले रहते थे। फिलहाल अस्पताल में उसका इमरजेंसी इलाज चल रहा है। उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें लिखा है कि आपने ही उसे मौत के कगार पर पहुंचाया है। फोन आते ही उसका दिमाग सन्न रह गया। लियू रुयान ने सुसाइड कर लिया है। उसने एक नोट छोड़ा है जिसमें कहा है कि वो ही वो कातिल है जिसने उसे मजबूर किया। बेतुका, चौंकाने वाला और एक अजीब सी पेचीदा भावना ने उसके दिल को घेर लिया। उसने कहा, नहीं ऑफिसर, आप गलत हो सकते हैं। हमारा ब्रेकअप हुए काफी समय हो गया। उसकी आत्महत्या का मुझसे क्या लेना देना? पुलिस ऑफिसर ने कहा, श्री वांग, हम सिर्फ प्रोसीजर के तहत आपको सूचित कर रहे हैं। सुसाइड नोट पर आपका नाम लिखा है। हमें आपको जांच में सहयोग के लिए आना होगा। फोन रखते ही उसने तुरंत मिस्टर एसएओ को फोन किया और सारी स्थिति समझा दी। मिस्टर साव ने उसे घबराने को नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वो तुरंत कंपनी के कानूनी विभाग को उसके साथ भेज देंगे। आधे घंटे बाद वो और कंपनी के वकील वेस्ट सिटी पुलिस स्टेशन के सामने मिले। वो पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हुए। एक गंभीर और सम्मानजनक माहौल ने उनका स्वागत किया।
लियू रुयान के माता पिता वहां थे। इटो सही भी था। लियू रुयान की मां ने जैसे ही उसे देखा, एक पागल औरत की तरह उस पर टूट पड़ी। वो उसे नोच रही थी, पीट रही थी और लगातार गालियां दे रही थी। कह रही थी कि वो कातिल है। तो पुलिस वालों ने दौड़कर उसे अलग किया। लियू रुयान के पिता की आंखें खून से लाल थीं। वो उसे घूर रहे थे बिना पलक झपकाए। इटो से एक कोने में खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वो उसकी नजरों से बच रहा था। उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक पुलिस ऑफिसर उसे एक इंट्रोगेशन रूम में ले गया। एससीओ के वकील भी अंदर आए। पुलिस ऑफिसर ने उसके सामने एक प्रिंटेड दस्तावेज रख दिया। ये वो सुसाइड नोट था जो लियू रुयान ने छोड़ा था। उसने वो कागज उठाया। उसके हाथ बिना जाने कांप रहे थे। उस पर लिखा था, मेरे प्यारे सिक्सुआन, जब तुम ये चिट्ठी पढ़ोगे तब तक मैं इस दुनिया को छोड़ चुकी हूँ। मुझे माफ कर देना कि मैंने प्यार जताने का ये तरीका चुना। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई। मुझे इटो सही के साथ नहीं पढ़ना चाहिए था। मुझे उसके साथ सगाई की पार्टी से भागने की योजना नहीं बनानी चाहिए थी। और उन बातों के बारे में तो कहना ही क्या। लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। क्या तुम उन 7 सालों के सारे लम्हों को पूरी तरह भूल गए हो? मुझे लगा कि बस पलट कर देखूंगी तो तुम हमेशा उसी जगह मेरा इंतजार कर रहे होगे, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने क्रूर हो जाओगे। तुमने हमारा घर बेच दिया। तुमने सबके सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुमने मुझे बिल्कुल बेहाल कर दिया। अब तुम्हारी कंपनी फल फूल रही है। तुम वो बड़े बॉस बन गए हो जिससे सब जलते हैं। तुम्हारे साथ जरूर कोई छोटी औरत है ना, जवान और खूबसूरत। क्या तुम बहुत दिनों से मुझसे छुटकारा पाना चाहते थे? सगाई की पार्टी तो बस एक बहाना था जो तुमने पहले से सोच रखा था। सिक्सुआन, तुम बहुत क्रूर हो। मैं तुम्हारे लिए अपने सारे प्यार और मायूसी लेकर जा रही हूँ। मैं तुम्हें अपनी जान से बद्दुआ देती हूँ कि तुम जिंदगी भर अपराध बोध में जियो और कभी खुश न हो सको। तुम्हारी रुयान जो तुमसे प्यार करती है। ये चिट्ठी पढ़कर वो गुस्से से कांपने लगा। सच में ये एक ऐसी वसीयत थी जो सच को तोड़ मरोड़ रही थी। ये एक बदमाशी भरी बद्दुआ थी। मरने के बाद भी वो उसकी बदनामी करना चाहती थी। उस पर झूठा इल्जाम लगाना चाहती थी कि उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को मौत के घाट उतारा। पुलिस ऑफिसर ने पूछा, श्री वांग, इस वसीयत की सामग्री पर आपको क्या कहना है? उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया, इसमें सब कुछ झूठ है। मैंने उसे मरने के लिए मजबूर नहीं किया। उसने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। उसने अपनी रिलेशनशिप की पूरी प्रक्रिया लियू रुयान के साथ बताई, शुरुआत से लेकर ब्रेकअप तक, इटो सेई के साथ उसके संबंधों के बारे में और उसकी कंपनी में क्या हुआ था। सब कुछ साफ साफ बता दिया। एसआईओ के वकील ने कहा, पुलिस ऑफिसर, मेरे क्लाइंट का श्रीमती लियू रुयान से अब कोई कानूनी रिश्ता नहीं है। श्रीमती लियू रुयान पूरी तरह से कानूनी क्षमता वाली व्यक्ति है। उनके कृत्यों के संबंधित परिणाम मेरे क्लाइंट को नहीं भुगतने चाहिए। ये सुसाइड नोट व्यक्तिपरक निर्णय और भावनात्मक आरोपों से भरा है। ये कभी भी इस बात का आधार नहीं हो सकता कि मेरे क्लाइंट ने कोई गलती की है। पुलिस ऑफिसर ने सिर हिलाया और अपनी डायरी में ध्यानपूर्वक लिखने लगा। अचानक पुलिस ऑफिसर ने नजर उठाकर पूछा, और इटो सेई, क्या लियू रुयान उसके साथ नहीं थी जैसा वो चाहती थी? तो जब उसने छलांग लगाई तब इटो सेई कहाँ था? पुलिस ऑफिसर उठकर बाहर चला गया। एसआईओ के वकील और वो इंटरोगेशन रूम में इंतजार करते रहे। करीब 20 मिनट बाद वो पुलिस ऑफिसर वापस आया। उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा भाव था। उसने कहा कि मामला उतना सरल नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। पुलिस ने रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की सिक्योरिटी कैमरा फुटेज खंगाली। लियू रुयान अकेले टैक्सी से कॉम्प्लेक्स पहुंची थी। वो सीधे सबसे ऊपर की मंजिल पे गई और छत पर करीब 1 घंटे तक रही। उस दौरान वो लगातार फोन कॉल कर रही थी। उनके कॉल रिकॉर्ड्स देखने पर पता चला कि उसकी आखिरी फोन कॉल इटो सेई को थी। वो कॉल ना कम थी ना ज्यादा, पूरे 40 मिनट की थी। उसका दिल अचानक बैठ गया। आखिरी फोन कॉल इटो सेई को थी। उन दोनों ने क्या बात की थी? पुलिस ऑफिसर ने उसकी तरफ देखा और धीरे से समझाया। लियू रुयान प्रेग्नेंट थी। वो चाहती थी कि इटो सेई जिम्मेदारी ले, लेकिन इटो सेई एक बेकार आदमी है। ना सिर्फ वो दिन भर कुछ नहीं करता, बल्कि पिछले स्कैंडल के चलते उसकी नौकरी भी चली गई थी। उसके पास ये जिम्मेदारी उठाने की क्षमता ही नहीं थी। इसलिए वो लियू रुयान को टालना चाहता था। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि लियू रुयान उसे मौत की धमकी देगी। उसने कहा कि अगर इटो सेई उसके साथ नहीं रहा तो वो छलांग लगा देगी। इटो सेई ने सोचा कि लियू रुयान सिर्फ धमका रही है, इसलिए उसने उसे कुछ कठोर शब्द कह दिए। उसने घबरा कर पूछा, क्या शब्द? पुलिस ऑफिसर ने एक गहरी सांस ली और बताया। इटो सेई ने कहा, अगर कूदना है तो कूद जा। अच्छा होगा कि मर जाए, ताकि मुझे परेशान करना बंद करे। क्या तुम सच में सोचती हो कि मुझे तुम पसंद हो? मैं तो बस तुमसे खेल रहा था। तुम इतनी आसानी से किसी के झांसे में आ जाती हो। इसका कसूर किसका? वांग सिक्सुआन। वो बेवकूफ तुम्हें नहीं चाहता। तो क्या सोचती हो मैं अब तुम्हें अपना लूंगा? ख्वाब देखना बंद करो, जग जाओ। ये शब्द कहने के बाद लियू रुयान ने फोन रख दिया। फोन रखने के 1 मिनट के भीतर ही उसने छलांग लगा दी। ये सुनकर वो पूरी तरह स्तब्ध रह गया। तो लियू रुयान के गिलास में आखिरी बूंद उसके कारण नहीं, बल्कि उसी के उस बचपन के दोस्त के कारण थी जिस पर उसने हमेशा भरोसा किया था। कितना विडंबनापूर्ण है। नहीं पता कि उसे दया है या नफरत। एसआईओ के वकील ने तुरंत मुद्दे को पकड़ते हुए कहा, पुलिस ऑफिसर, इटो सेई का व्यवहार पहले से ही अनजाने में हत्या के दोष के अंतर्गत आता है। पुलिस ऑफिसर ने सिर हिलाया। हम इस पहलू पर जांच कर रहे हैं। अगर यह साबित हो जाता है तो वो इसके लिए कानूनी जिम्मेदारी उठाएगा। जब वो इंट्रोगेशन रूम से बाहर निकला तो उसने देखा कि इटो सेई एक कचरे के ढेर की तरह 2 पुलिस वालों द्वारा दूसरे कमरे से बाहर निकाला जा रहा था। वो मौत जैसा पीला पड़ा हुआ था। उसकी आंखें खाली थीं और वो बिना रुके बड़बड़ा रहा था कि वो कातिल नहीं है। लियू रुयान के माता पिता ने भी ये खबर सुन ली थी। वो तुरंत इटो सेई पर टूट पड़े, उसे पीटने लगे, गालियां देने लगे। पुलिस स्टेशन तुरंत अफरा तफरी में बदल गया। वो भीड़ के बाहर खड़ा था। ठंडी नजरों से वो सब कुछ देख रहा था जो उसकी आंखों के सामने हो रहा था। एक नाटक जो धोखे और छल से शुरू हुआ था, आखिरकार एक की मौत और दूसरे के कारावास के साथ खत्म हुआ। 2 दिन बाद अस्पताल से खबर आई, लियू रुयान अपने गंभीर चोटों के कारण दम तोड़ चुकी थी।
कई बार रेजिटेशन के प्रयास असफल रहे। इटोसेई को अनजाने में हत्या के संदेह में औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया था। इस घटना ने इंटरनेट पर भी काफी हलचल मचाई। जिस दिन उसकी कंपनी खुली थी उस दिन पत्रकारों ने जो खबरें छापी थी उनसे लियू रुयान और इटोसेई की पहले ही सामाजिक मौत हो चुकी थी। अब लियू रुयान ने सुसाइड कर लिया, इटोसेई गिरफ्तार हो गया। इसने पूरे नेट पर और भी बहस छेड़ दी थी। पब्लिक ओपिनियन कई फाड़ों में बढ़ गया था। कुछ लोग कह रहे थे कि वो बहुत क्रूर था, उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को कोने में धकेल दिया, वो ऑनलाइन हिंसा का अपराधी है। तो कुछ कह रहे थे कि लियू रुयान ने खुद अपनी कब्र खो दी, वो किसी दया की पात्र नहीं है। और कुछ लोग इटोसेई की तरफ उंगली उठा रहे थे, कह रहे थे कि वो असली दोषी है भावनाओं से खेलने के लिए। होनन ग्रुप का पीआर विभाग बहुत तेजी से सक्रिय हुआ। उन्होंने तुरंत एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें इस तथ्य को साफ किया गया कि उसका और लियू रुयान का ब्रेकअप हो चुका था, और इस बात पर जोर दिया गया कि लियू रुयान की सुसाइड कई कारकों से बनी एक त्रासदी थी। उन्होंने नेटिजन से तर्कसंगत रूप से इस मामले को देखने का अनुरोध किया। मिस्टर सॉ ने खुद उसे फोन करके सांत्वना दी और कहा कि वो बाहरी रायों से प्रभावित न हो। ऐसे ही वो आइंजा उसकी हालत को लेकर और भी चिंतित थी। वो सीधे उसके घर आकर रहने लगी, उसके दैनिक जीवन का ख्याल रखने लगी। लेकिन हकीकत में उसका दिल बहुत शांत था। इतना सब कुछ झेलने के बाद वो अब अतीत में नहीं उलझना चाहता था। मुंह तो सबके अपने अपने शरीर पर है, वो कुछ भी कह सकते हैं। वो इसलिए शांत था क्योंकि उसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि उसकी जिंदगी ने आखिरकार एक नया अध्याय शुरू कर दिया था। ऐसे ही वो आइंजा के साथ उसकी शादी अब 6 महीने बाद तय हो गई थी। शादी के दिन सड़कों पर रौनक थी, रोशनी थी, खुशियों का माहौल था। उसने पारंपरिक गहरे लाल रंग का दूल्हे वाला सूट पहन रखा था। वो ढोल नगाड़ों और रिश्तेदारों दोस्तों के आशीर्वाद के बीच दुल्हन लेने गया। ऐसे ही वो आइंजे ने फीनिक्स क्राउन और केप पहना हुआ था। वो बेदाग खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने सामने खड़ी उस औरत को देखा जो खुशियों से चमक रही थी। उसके दिल में अपार खुशी और एक अनोखी शांति का भाव था। आखिरकार उसे वो इंसान मिल गया था जिसके साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर चल सकता था, एक पूरी जिंदगी बांटने के लिए एक साथी। शादी की रात ऐसे वो इंजे उसके कंधे पर झुक गई और धीरे से बोली, असल में हमारी पहली मुलाकात सेलिब्रेशन पार्टी में नहीं थी। उसने पूछा कि क्या उसे वो युवा कपल याद है जो उसका घर खरीदने आया था। अचानक उसके दिमाग में एक बात बिजली की तरह कौंधी। हाँ, उस दिन एक युवा कपल आया था जो बहुत प्यार करते थे। उन्हें वो घर भी बहुत पसंद आया था। उसने हैरानी से उस लड़की की तरफ देखा। ऐसे ही आइंजे ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। असल में वो लोग घर देखने के लिए आए थे। वो और उनका ड्राइवर एक युवा कपल के भेष में आए थे। उसने पहले एक रियल एस्टेट एजेंट के जरिए सुना था कि वो घर बेच रहा है क्योंकि उसकी मंगेतर ने उसे धोखा दिया था। उसे उसके लिए एक अजीब सा एहसास हुआ। थोड़ी दया थी लेकिन उससे ज्यादा क्यूरियोसिटी थी। तो जब बाद में सेलिब्रेशन पार्टी में मिस्टर साव ने उन दोनों को मिलवाया तो ऐसे ही आइंजे बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई। उसे तो लगा कि ये किस्मत थी। जब वो उसकी बातें सुन रहा था उसके दिल में तूफान मच चुका था। तो उनकी किस्मत की शुरुआत उससे काफी पहले हो गई थी। उसके मन में उसके लिए एक अदम्य प्यार उमड़ने लगा। उसने उसे कसकर गले लगा लिया और कहा, धन्यवाद इंजा, धन्यवाद। जब मैं एक अंधेरे गड्ढे में गिर चुका था तब तुमने मेरी रोशनी देखी। धन्यवाद कि तुमने अपने प्यार से मेरे सारे घावों को भर दिया। ये कहानी यहाँ खत्म होती है दोस्तों, लेकिन इसकी सीख हमेशा हमारे साथ रहेगी। प्यार में वफादारी सबसे बड़ी चीज होती है और धोखा देने के अंजाम कभी कभी बहुत भयानक हो सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।